98.3 मिर्ची से मैं त्रिशा हूँ और अपने शहर अगर बनारस की मैं बात करूँ, लाइक आप रेडियो भी कर रहे हैं, फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, वीडियो भी कर रहे हैं, मतलब तमाम चीजें। तो खैर ये तो रेडियो में आने की बात मैं बता रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग अपना करियर ऑप्शन ना दो लेकर चलते हैं, ये नहीं तो ये सही, ये है सही। ना? मेरे साथ क्या था कि मैं जब काफ़ी छोटी थी और उस टाइम पे हमारे पास सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट काफ़ी कम हुआ करता था। हमारे पास एक टीवी हुँ, होती थी और एक रेडियो होता था। मैं काफ़ी छोटी थी तो मेरे नाना जी लाइक रेडियो बहुत सुना करते थे। वो रेडियो के मतलब जैसे एकदम टाइम से वो लगा देते थे कि अच्छा इस समय समाचार आएगा, अच्छा इस समय ये आएगा रेडियो पे, वो आएगा। तो वो मुझे काफ़ी रेडियो के बारे में बताते रहते थे। थोड़ी-थोड़ी राइट, इन्फॉर्मेशन मुझे देते रहते थे। राइट, और मैं भी कहीं न कहीं एक आवाज़ से अट्रैक्ट होती थी कि अरे यार! ये एक आवाज़ है, छोटा-सा ट्रांजिस्टर है, रखा हुआ है और इतने सारे लोग उस समय पे सुन रहे हैं। कोई तो बात होगी यार इस आवाज़ में। तो मैं कहीं न कहीं थोड़ा-सा मतलब ऐसे हँसती भी थी कि अरे ये लोग कैसे बोलते हैं, मशीन की तरह बात करते हैं और आप सुन रहे हैं फलाना-ढिमकाना ऐसा करके। तो मैं थोड़ा-सा ऐसा मज़ाक भी उड़ाती थी, छोटी थी तो। अब उतना समझ नहीं था ऑफ कोर्स। तो राइट, फिर जब जैसे बड़ी हुई मैं धीरे-धीरे जब मुझे समझ में आने लगा, एक कनेक्शन मेरा रेडियो से बन चुका था। मतलब एक ओके, वो मोहब्बत जो थी वो मेरे नाना जी की वजह से बन चुकी थी कि अरे वाओ यार! मैं अट्रैक्ट तो ज़रूर थी, पर मुझे नॉलेज नहीं थी। अब राइट, रेडियो में आने के लिए नॉलेज चाहिए होती है। तो फिर मैं जब थोड़ी बड़ी हुई 7th-8th स्टैंडर्ड में गई, 7th या 8th स्टैंडर्ड में गई, तो रेडियो मिर्ची हमारे शहर वाराणसी में आया। ओके, तो जब आया तो वो जो रेडियो पे जो आरजेस थे, इनफैक्ट मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि उनमें से एक आरजे को मैं मतलब अभी भी उनके साथ मैं काम करती हूँ, इस स्टेशन में वो आज भी हैं, लाइक ओके, 2007 से अभी भी वो हैं। ओके, तो ये मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड वाली फीलिंग है, मतलब मैं बहुत प्रिविलेज्ड फील करती हूँ कि वो मेरे अभी कॉलीग हैं। तो ये ओह! बड़ी दैट्स अच्छी चीज़ लगती है। उनको मैं उस टाइम सुना करती थी और अब मैं उनके साथ काम करती हूँ। तो राइट, ये ये हुआ था 2007 में जब मिर्ची आया तो मैं और अट्रैक्ट हुई कि अरे ये तो आरजेस लाइक हमारी तरह बात कर रहे हैं, मतलब ये तो बड़े नॉर्मल से हैं, मतलब कोई ऐसा सोफिस्टिकेटेड वाला कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सोबर है, बारिश के बारे में बता रहे हैं, गाने के बारे में बता रहे हैं, चाय पकौड़े के बारे में बात कर रहे हैं। राइट, इट्स राइट, रियली अमेजिंग, मतलब बहुत बहुत और ज्यादा अट्रैक्ट हो गई मैं, मतलब एफएम चैनल्स के तरफ। फिर ये सब चलता गया, फिर मैं एकदम से घुस गई कि ये रेडियो क्या है? कैसे आरजे बन सकते हैं? ओके, फिर मैंने ये सब कुछ शुरू किया एंड आफ्टर 12th मुझे पता चला कि अच्छा देयर इज़ अ कोर्स जिसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं और फिर मेरे साथ इत्तेफाक बहुत हुए रेडियो में, मतलब आने से ओके, पहले बहुत सारी चीज़ें हुई। लास्ट डे था कॉलेज एंट्रेंस का, मतलब एंट्रेंस जो फॉर्म होता है उसको फिल करने का लास्ट डे था और मुझे पता चला कि अरे यूनिवर्सिटी का फॉर्म जो है आज लास्ट डे है, मुझे फिल करना है। फिर मैंने फिल कर दिया। फिर मुझे पता चला कि अच्छा हो गया एडमिशन भी, मतलब एंट्रेंस एंट्रेंस भी हो गया और सारी चीजें फिर पता चली, अच्छा लिस्ट में नाम भी आ गया। तो वो भी कब मुझे पता चला, जिस अगले दिन मुझे जाना था काउंसलिंग के लिए और एक दिन पहले मुझे पता चला, और जबकि रिजल्ट बहुत पहले का उस पे साइट पर अपलोड हो चुका था, पर मुझे ओह! पता नहीं था। तो हाँ, तो ऐसे करके हुआ, फिर मैं गई काउंसलिंग के लिए गई, फिर मुझे कॉलेज मिला, फिर मेरा क्लास वगैरह स्टार्ट हुआ और ग्रेजुएशन करते-करते मैंने जॉइन कर लिया एक दूसरा प्राइवेट चैनल मैंने जॉइन किया, एफएम चैनल, वहाँ पे मैं इंटर्नशिप कर रही थी। ओके, तो हाँ, फिर वो इंटर्नशिप करते-करते मैंने थोड़ा और सीखा, रेडियो को और करीब से जाना कि सिर्फ 2 घंटे का शो करना या 4 घंटे का शो करना, ये नहीं होता है, आरजे बहुत कुछ करता है। तब मुझे रियलिटी से मतलब मेरी मुलाकात हुई, रेडियो की जो रियलिटी होती है, उससे मैं मिली। फिर ऐसे करते मेरा कॉलेज इधर खत्म हुआ एंड मेरा बर्थडे था, 20 अगस्त को मेरा बर्थडे होता है एंड मुझे एचआर की फाइनल कॉल आती है रेडियो मिर्ची से कि आपका जो है सिलेक्शन वाराणसी स्टेशन के लिए हो गया है। ओह! दैट्स नाइस। हाँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी आपकी बीइंग एन आरजे। बनारस की गलियों में फिर से इश्क घुल जाएगा। ये हमारा बनारस है, मुस्कुराता था, मुस्कुराएगा। रुक जाते होंगे शहर, ये शहर हाँ, नहीं सबसे बड़ी बात ये है बनारस है। कि वाराणसी एक बहुत छोटा शहर है, मतलब कंपैरेटिवली अगर हम बात करें मेट्रोज़ के मुकाबले, जैसे हाँ, दिल्ली है, हाँ, चंडीगढ़ भी हुआ, जहाँ पे आरजेस ज़्यादा पॉपुलर थे पहले। अब की बात नहीं है, पहले की बात करें हम, जयपुर, बड़े सिटीज़। तो वाराणसी में क्या हुँ। चैलेंजेस थे आपके सामने उस समय जब आपने जॉइन किया? क्या लगा आपको, क्या था कि भी कनेक्ट करना है लोगों के साथ, कैसे?
चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज ये था विदित मेरे सामने कि यहाँ पे जितने आरजेस थे वो काफी पुराने थे, जैसे कि मैंने बताया जिनके साथ मैं काम करती हूँ, राइट। वो मिर्ची की जब नींव यहाँ रखी गई थी वो तब से यहाँ पर है। फाइन। तो जितने भी थे, नॉट मिर्ची, मैं सारे एफएम चैनल्स की बात कर रही हूँ, वाराणसी स्टेशन में जितने भी आरजेस थे वो सारे मुझसे बड़े थे, एक्सपीरियंस्ड वाइज, एज वाइज, हर तरीके से काफी बड़े थे। तो मेरे लिए ऐसा कंपटीशन वाली चीज थी ही नहीं, मतलब मुझे अपने आप को एस्टैब्लिश करना था, मुझे एक्सप्लोर करना था। तो मैंने वो चीज शुरू से ही सोची थी और हमारी ट्रेनिंग में भी बताई गई थी, कभी भी कोई भी आज आपका कॉम्पिटिटर नहीं होता है, यू हैव टू राइट। जस्ट एक्सप्लोर। राइट। तो मैंने ये चीज शुरू की और हाँ, ऑफ कोर्स टफ था, क्योंकि जिनकी जगह पे मैं आई थी वो एक बहुत ही रनाउंड आरजे थी। और फिर आफ्टरनून का मैंने शो किया, आफ्टरनून के बाद फिर मैंने मॉर्निंग किया, तो मॉर्निंग भी जो होस्ट करते थे शो मिर्ची पर, वो भी काफी रनाउंड थे और उन्होंने अपने शहर में काफी नाम बनाया था। और उनकी जगह पर शो करना ये मेरे लिए बड़ी, मतलब बहुत बड़ी बात थी कि ये मैं कैसे कर पाऊंगी। थोड़ा टाइम लगा, फिर धीरे 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 आरजे को सबसे पहले पता करना चाहिए कि उसके अंदर क्या काबिलियत है, वो क्या कर सकता है, एंड देन उस पे पॉलिश करना चाहिए, उसको काम करना चाहिए। सेम चीजें मैंने की एंड धीरे 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 करके आज 4 साल का करियर मेरा रेडियो का हो रहा है। आप सोशली बहुत वोकल, मतलब जो टॉपिक्स आपके उठाते हैं, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट है, आप उसको काफी, हम्म। चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर भी हमें, गर्ल प्रोटेक्शन के ऊपर ही काफी तो मतलब इज इट कि आप वोकल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ज्यादा लोगों को पहुंचे, या एक मतलब कोई फ्लो के साथ कि भाई कोई इंटरव्यू आ गया, किसी के साथ अपने इंटरव्यू करना है, उस बेस पे आपने ये डिसीजन लिया, या आप खुद ये अंदर से आया कि भाई नहीं मुझे बोलना है इस बारे में? क्योंकि आप, मैंने देखा है आरजे थोड़ा हिचकिचाते हैं, सब आरजे नहीं बोल पाते हैं इसके बारे में ऑन एयर स्पेशली। हाँ। हुआ ये था कि जब मैं मीडिया में आई तो क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत फैसिनेटिंग होते हैं, मतलब टुवर्ड्स मीडिया, कि यार मतलब हमें ये शोशा मिलेगा, ऐसी लाइफस्टाइल मिलेगी, वैसी लाइफस्टाइल मिलेगी। तो जब मैं आई तो जो हमारे प्रोफेसर थे फर्स्ट ईयर में ही, उन्होंने बताया कि मीडिया क्या है, मतलब कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप एक किसी डेजिग्नेशन पे जाते हैं, तो आपका कितना कुछ बढ़ जाता है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उसके बारे में उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि जब आप मीडिया में काम करने के लिए जाते हैं तो उस जिम्मेदारी को आप समझें। और देखिए, हर कोई मजाक करता है, अभी क्या है, हम सब फन वाले उसमें जा रहे हैं, जोन में जा रहे हैं, कोई वाइन्स बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बनाता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको ना अपनी सोसाइटी को सर्व भी करना होता है, एक आपको ये भी होता है कि आप चेंज मेकर का काम कैसे कर रहे हैं। तो चेंज मेकर का जो उन्होंने डिफरेंस हमें समझाया था कि जो आप मीडिया में आए तो आप ये ध्यान रखें कि एक चेंज आपकी वजह से जरूर आना चाहिए। तो जब मैं यहाँ आरजे बन के आई तो मुझे ऐसा लगा कि ये सारे जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि एक शो आता था आमिर सर का, आमिर खान साहब का, सत्यमेव जयते। खत्म हो जाती है। जी। सत्यमेव जयते में वो ऐसे ऐसे टॉपिक्स उठाते थे जिन्हें सुन के देख के रूह कांप जाती थी कि अरे मतलब इतना भी कुछ है, मतलब हमारी सोसाइटी में अभी भी इतनी नेगेटिविटी है, हमें तो दिखती ही नहीं है, हमें तो होता ही नहीं है। लेकिन जब मैं रेडियो में आई तो आए दिन मुझे मिलना पड़ता था इस तरीके के लोगों से जिनकी एक से एक स्टोरी होती थी, और इस स्टूडियो में मैंने न जाने कितनी जिंदगी की कहानी सुनी है। तो जब मैं सुनती थी तो उससे मैं बहुत कनेक्ट कर पाती थी, मुझे लगता था कि ये बात लोगों को पता चलनी चाहिए। मैं 2016 में आई थी रेडियो में, और 17 में मेरा एक शो बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसके वजह से थोड़ा मतलब और ये समझ में आया कि अच्छा ये भी एक आरजे है, और मतलब ये भी कुछ कर रही है सोसाइटी के लिए। तो उस टाइम क्या है, बनारस जैसा कि आपने बताया कि थोड़ा छोटा शहर है और यहाँ थोड़ा कंजर्वेटिव वाला वो है, माइंडसेट है लोगों का। तो मैंने यहाँ पर एक सेगमेंट किया था जिसका नाम था द पीरियड स्टोरी, ये उन दिनों की बात है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर। ओके, नाइस नाइस। तो मुझे बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आए कि बीइंग अ गर्ल आप ऐसे कैसे बात कर सकती हैं, जरूरी नहीं है कि हर मुद्दे पे बात किया जाए, कुछ कुछ बातों को पर्दे के पीछे होना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत गलत है, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स मुझे बहुत आते थे। और उस वक्त मैं सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव नहीं थी, मतलब एक्टिव एज एन बहुत सारी चीजें मुझे शेयर मैं नहीं कर पाती थी। लेकिन ओके। फिर भी जो मैंने किया था, एक हफ्ते का वो पूरा सीरीज था जिसमें जर्नलिस्ट, एक्ट्रेस, सिंगर, जितने भी लोग को मैं कनेक्ट कर सकती थी सबको मैंने कनेक्ट किया अपने साथ। और वो एक हफ्ते का पूरा मैंने सीरीज किया। काफी नेगेटिव मुझे ऐसा उसमें फीडबैक आया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।
छोटा शहर है, ये है, वो है। लेकिन मैं नहीं रुकी, फिर मुझे लगा कि यार किसी को तो रिवॉल्यूशन वाला काम करना पड़ेगा, और शहर छोटा बड़ा कुछ नहीं होता है, आप यहाँ से कितने बड़े हैं ये मैटर करता है। एंड देन मैंने वो किया, और फिर उसके बाद मेरा सिलसिला शुरू हुआ। फिर एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में है, फिर या सेक्स एजुकेशन के बारे में है, या कुछ भी, तो ऐसे टॉपिक्स को मैं उठाने से कभी हिचकिचाती नहीं हूँ। अभी जैसे ये जून है, प्राइड मंथ चल रहा है, तो इस पे भी रेडियो पे डिस्कशन करना, तो ये सारी चीजें मुझे बेहद पसंद है, शुरू से बहुत पसंद है कि मैं एक चेंज मेकर का काम कर सकूं। इसलिए मैं आप कह सकते हैं कि हाँ, मेरा जो आरजे का जो पर्सोना है वो यही है कि मैं सोशल मुद्दों को बहुत उठाती हूँ। और मुझे मेरे बनारस ने ही नाम दिया है कि मतलब ऐसे ही बातों बातों में ही निकला कि ये तो बहुत सोशल है। तो फिर मिर्ची ने बोला कि ठीक है, आज से तुम्हारा नाम हो जाता है बंदी बड़ी सोशल है। राइट। ट्रोलर्स की मैं बात कर रही थी। ट्रोलर्स का बेसिकली क्या होता है कि उन्हें कुछ ना कुछ कहना है, उन्हें कुछ भी, आप कितनी सी अच्छी चीज कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, उन्हें कहना है। तो स्टार्टिंग में मतलब एक वो फेज था, मेरा एक और सीरीज था सवाल पे बवाल, मतलब मैं अपने शहर में देखना चाह रही थी कि किसका कैसा माइंडसेट है, वो क्या बात करते हैं, क्या उनका है। तो मैं बहुत बोल्ड बोल्ड टॉपिक्स उठाती थी, जिसके मैंने एक फर्स्ट जो मेरा सीरीज था उसके मैंने 10 एपिसोड पूरे किए हैं। और अभी लॉकडाउन से जस्ट पहले ही मैंने एक फिर उसका सीरीज 2 में लेकर आई। तो फिर अभी तो नहीं हो पा रहा है क्योंकि सब कुछ बंद है इधर। तो वो सीरीज मेरा काफी अच्छा हुआ था, बहुत बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, इन्वॉल्व हुए थे। तो वहां पर मैंने एक सेक्स एजुकेशन को लेकर एक किया था, और एक कॉन्डम को लेके मैंने एक सीरीज किया था। तो उसमें मुझे बनारस के बहुत रेनाउंड पर्सनालिटीज के नेगेटिव कमेंट्स आए। आई वाज लाइक, ये क्या है, मतलब ऐसे कैसे कोई बोल सकता है, इसको तो सपोर्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि हम किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, हम ऐसे नहीं हैं, हम बोल्ड एक्चुअली हैं। लेकिन उनका बड़ा ही नेगेटिव फीडबैक था, और ये कहीं ना कहीं आपके सेफ्टी के लिए मैं बात कर रही थी, जिसे उन्होंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में वो लेकर गए। और वही नहीं, बहुत सारे लोगों ने मतलब काफी लंबे लंबे कमेंट्स ऐसे लिखे। देन आई रियलाइज कि अब तो मुझे नहीं रुकना है, अब जिसको जो बोलना है बोले, मुझे करना है। तो अब नहीं उतना फर्क पड़ता है, बट थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है। मतलब मुझे याद है कि वो 2-3 रातें, मतलब हम मेंटली बड़े बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि एकदम नया नया हो रहा होता है ना आपके साथ, आपको नहीं पता होता। तो वो काइंड ऑफ एक ट्रॉमा कह सकते हैं कि वो एक काइंड ऑफ ट्रॉमा जरूर था। अब आदत पड़ गई है, अब कुछ भी बोल लो कोई फर्क नहीं। इनफैक्ट अब तो ऐसा है कि कोई लिखता है तो मैं खुद ही उल्टा मजा ले लेती हूँ। राइट, फन इंटरेक्शन कोई ऐसी आपको बहुत यस, अच्छी लगी? दिल्ली क्राइम्स। हाँ, दिल्ली क्राइम्स में या फिर इंग्लिश विंग्लिश मूवी में आपने मतलब तमाम तरीके की, मतलब ही इज लाइक स्टार, हॉलीवुड स्टार, बॉलीवुड में क्या बोलूं, मुझे आदिल हुसैन सर काफी पसंद है। और क्योंकि उनका थिएटर बैकग्राउंड भी रहा है, और मतलब काफी सारी चीजें रही है। तो आदिल हुसैन सर यहाँ पे IIT BHU में एक लिट फेस्ट था, तो वहां पर वो आने वाले थे, और मुझे पता चला कि मैं उस शो की मॉडरेटर हूँ। ओह, हाँ, तो जब वो आए तो आई वाज लाइक हाईली सरप्राइज्ड कि अरे बाप रे, मतलब जिनको मैं इतना पसंद करती थी, जिनकी एक्टिंग मतलब इतनी दमदार एक्टिंग, और उनका मैं मतलब उनसे मैं बातें करूंगी, उनसे मैं मिलूंगी, ये सब कुछ कैसे होगा। और जब मैं उनसे मिली, मतलब मैं काफी डरी हुई थी, बट बैक स्टेज जब हम लोग मिले तो फिर बहुत नॉर्मल किया उन्होंने, बहुत नॉर्मल, खूब अच्छे से मुझे बताया, समझाया। और फिर स्टेज पे हमने इतनी बातें की, और कुछ पिक्चर्स होंगी शायद इंस्टाग्राम पे, लोग मेरा आज भी मजाक उड़ाते हैं, मेरे लैपटॉप का भी वो स्क्रीन पर उनकी फोटो भी लगी हुई है। तो लोग काफी मजाक उड़ाते हैं कि तुम उन्हें कैसे देख रही हो, मतलब उनकी बातें मैं बहुत गौर करके सुन रही थी। आई वाज लाइक ऐसा, मैं देखे जा रही हूँ, हाय सर कितना अच्छा बोल रहे हैं, बस सर आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। तो ये था, मतलब वो मेरी लाइफ का बेस्ट इंटरव्यू था, जिनके लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी उनसे मिल पाऊंगी या बात कर पाऊंगी। बट हाँ, दिल में एक कह सकते हैं कि हाँ, जिज्ञासा थी उनसे मिलने की, पर ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी मिल लूंगी। तो वो मेरा बेस्ट था। ओके, दैट्स नाइस। कितनी चीजें हैंडल करते हैं। दिस इज आवर कंसोल, ठीक है, ओके, ये कंसोल है, और इससे हम म्यूजिक हैंडल करते हैं। एंड दिस इज द रिकॉर्डिंग, मतलब जब हम शो के लिए जाते हैं तो ये हम ऑन करते हैं, लाइव बटन है, लाइव भी हम इसी से करते हैं, रिकॉर्डिंग भी हम इसी से करते हैं। ये तो पहला हमारा मशीन हुआ जिसके सारे बटन्स को हमें एक साथ हैंडल करना पड़ता है। ओके, एंड दिस इज आवर माइक,
ये माइक है, इसको हमें अब इसका भी एक टेक्निक होता है, हम एकदम से जाके बोलने नहीं लगते हैं। इसका एक डायरेक्शन होता है, कैसे ब्लो नहीं आएगा, कैसे आप प्रॉपर बात कर पाएंगे, मतलब एक इसको डायरेक्शन सेट करना पड़ता है कि कितने मीटर के डिस्टेंस पे आप बोलेंगे तो आपकी आवाज सही जाएगी। तो ओके। ये सब कुछ टेक्निकल होता है, जब आप करते हैं तो फिर आपको आता है। अब उसके बाद आते हैं हम अपने सिस्टम की तरफ। ये दो सिस्टम हैं जिससे हम हैंडल करते हैं, जिससे हमारा शो और गाने जाते हैं। ओके। एंड देन ये सिस्टम है जिसपे हम कंटेंट या फिर ट्रैफिक अपडेट या सब कुछ, ये 4-5 चीजें, एंड ऑफ कोर्स इधर हमारा टेलीफोन लाइन, ये सब कुछ हम हैंडल करते हैं। और अभी तो फिलहाल टीवी बंद है, मैच आ रहा होता है या कोई न्यूज, बहुत बड़ी न्यूज आ रही होती है, या कोई भी हमारे फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर हैं, एड्रेस कर रहे हैं, तो उनको भी सुन के हमें ऑन एयर बताना होता है। मतलब इतनी सारी चीजें आप एक साथ करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल है। मुश्किल है। मैम ये यस। बहुत आपने बहुत अच्छा दिखाया, ये बहुत उन लोगों के लिए, खास तौर से जो कहते हैं केवल रेडियो पे बोलते हैं और कुछ नहीं करते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है जवाब। हाँ। क्योंकि मेरा मोटिव यही है, मेरा मोटिव यही है। क्योंकि जब मैं बैंगलोर में रहा, पढ़ाई करी, या मैं दिल्ली में पढ़ाई करी, जब भी मैंने कहा तो मुझे, जब मैं जा रहा था बस मुझे पता था बारिश शाम को होने वाली है, कहाँ पे ट्रैफिक जाम मिलेगा, आज टाइम ज्यादा उसमें जाएगा, तो वो आज ही से ही पता चलता था, क्योंकि उनको लोकली भी फिजिबल होना पड़ता है। मैम आपने एक और भी चलाया था, अकीदो क्लासेस, आई, जो आप हाँ। डालते हो, वो बेसिकली उसका, उसके yes, पीछे क्या था, आइडिया क्या था, मतलब आपका व्हाट वाज द बेसिक आइडिया हाँ। बिहाइंड यहाँ पे क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक कॉन्सेप्ट जो है कॉन्सेप्ट है? गवर्नमेंट की तरफ से था, मैं यूनिसेफ भी काफी सपोर्ट करता है, जैसे मैं यूनिसेफ से भी कनेक्टेड हूँ, यूनिसेफ के लिए बहुत ओके। सारी चीजें की हैं। और मुझे चांस भी मिला था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलने का भी मौका मिला था थ्रू ओह दैट्स यूनिसेफ, नाइस। तो बिकॉज ऑफ माई वर्क या। तो ये सारी चीजें होती थी, तो जब चल रहा था, तो फिर जब आया कि मार्शल आर्ट को लेके हमारे शहर बनारस में लड़कियां कितनी एक्टिव हैं, क्योंकि तो बड़े शहरों में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, और मार्शल आर्ट को बहुत सारे लोगों ने प्रेशर दिया था कि लड़कियों को सीखना चाहिए। और मैं जुड़ी हुई थी मार्शल आर्ट के एक यहाँ पे संस्था है, मार्शल आर्ट अकेडमी करके, ऐसा एक अकेडमी है, उससे मैं जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने मुझे अपना मतलब उसका चेहरा बनाया था कि ओके फाइन, मैं जितना भी होगा, जितना भी एक्टिविटी बनारस में होगा, आई हाईली प्रमोट, और मैंने वो चीज किया भी। फिर मुझे लगा कि आइकिडो एक फॉर्म है, मार्शल आर्ट का एक फॉर्म है, जिसमें आप सामने वाले की पावर उसी पे यूज करते हैं। कर सकते हो, यस। लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी ने पंच मारा, तो आप उसी का पंच उसी को घुमा के मारेंगे, ये एक टेक्निक सिखाई जाती है राइट। कि आप कैसे क्या क्या कर रहे हैं। तो ये चीजें मैंने थोड़ी थोड़ी सीखी कि अच्छा, किसी का माइंड रीड करना, कि फॉर एग्जांपल कोई चल रहा है, किसी ने आपके साथ जोर जबरदस्ती की, आपके बैग को छीनने की कोशिश की, या कुछ भी आपके साथ किया, तो आप उस सिचुएशन में कैसे डील करेंगे। तो ये मैंने एक क्लासेस शुरू किया था, जिसमें आपको आइकिडो के छोटे छोटे टिप्स मिलेंगे कि आप किसी सिचुएशन में जब फंसे, तो आप क्या कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो ये वो था। अगर हम बोलें कि भी आरजे त्रिशा का फन टाइम क्या है, मतलब क्या फन लगता है कि भी अदर देन आरजे, ऑफिस छोड़ के सब कुछ को, कंटेंट एवरीथिंग छोड़ दें अगर, तो क्या फन टाइम है आपके लिए लाइफ में, क्या फन, क्या करना पसंद करते हो आप? घूमना। अभी लॉकडाउन में मैं बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, मेरे 2 प्लान्स कैंसिल हो चुके हैं, और अभी तक मैं 2 ट्रिप मारे आए होती लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन हम नहीं कर पा रहे हैं, और बहुत ज्यादा मैं मिस कर रही हूँ, क्योंकि अभी जून है, जून की मेरी टिकट कैंसिल हुई है, और मैं ओके। मेरा प्लान था कि मैं इस बार जो है अंडमान निकोबार एक्सप्लोर करूंगी, ये एक्सप्लोर करूंगी, वो एक्सप्लोर करूंगी, मतलब काफी सारे बकेट लिस्ट में बहुत सारे प्लेसेस हैं जिन्हें मुझे एक्सप्लोर करना है, तो घूमना मुझे बेहद पसंद है। अभी आपके प्रोफाइल में ट्रैवल डायरीज बहुत हैं। हाँ राइट। हाँ, मुझे घूमना काफी पसंद है, तो ऑफिस में ये सबको पता है कि हर 2 महीने के आसपास अब त्रिशा का टाइम आ रहा है, अब ये छुट्टी लेगी। तो मैं छुट्टी लेके, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा ब्लॉकेज आ रहा है कुछ, तो मतलब लाइक अभी क्रिएटिव नहीं हो रहा है, शो अच्छा नहीं हो रहा है, तो मैंने पहले ही बता रखा है कि अगर कुछ भी ऐसा डाउन आएगा मेंटली, कहीं भी कुछ भी ऐसा होगा, घूमना बहुत जरूरी है वैसे भी जिंदगी में, जब आप कुछ और अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अलग तरीके से परफॉर्म करना चाहते हो, तो एक्सप्लोर बहुत करिए। तो मेरे साथ एक्सप्लोर करने का बेनिफिट है कि शो पर मैं कुछ 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 कर पाती हूँ। यस, तो घूमना काफी पसंद है मुझे, साल में मेरे 4 ट्रिप पक्का रहते हैं।
मैम, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यही होगा कि जो आरजे अब लोग बनना चाहते हैं, ये जो अपकमिंग आरजेज हैं, जी। आपके लिए क्या मंत्रा दोना चाहोगे? उनको क्या करें कि वो सक्सेसफुल आरजे आपकी तरह बन पाए? डिजिटली बहुत स्ट्रांग बन जाएं, जो भी काम कर रहे हैं वो डिजिटली फ्लोट करना शुरू करें, अपना चैनल बनाएं, अपना कुछ भी करें, रेगुलर बेसिस पे कंटेंट फ्लोट करें, जो भी वो करना चाहते हैं। अगर उनके अंदर फन एलिमेंट है, सरकास्टिक है, सरकास्टिक कंटेंट बनाएं। अगर उनके अंदर कुछ सोशल मुद्दे को उठाने वाला कुछ ऐसा है अंदर से कि यार मुझे ये चीज करना चाहिए, शहर एक्सप्लोर करें। सबसे पहली चीज होती है कंटेंट बनाने से पहले उसको बनाएं कैसे, ये ज्यादा जरूरी है। राइट। उसके लिए आपको सबके बीच में जाना बहुत जरूरी है। आप सबके बीच में जाइए, सबसे बात करिए, सबका माइंडसेट पढ़िए, उनको क्या चाहिए, उनका क्या है, उनका कैसा ओपिनियन है, क्योंकि आप हर एक इंसान से बहुत कुछ सीखते हैं। जब लॉकडाउन नहीं था तो मैं अपने शहर घाट को ही अगर मैं एक्सप्लोर कर लूं तो मेरे अगले दिन का शो प्रिपेयर हो जाता था, क्योंकि ओह! इतने सारे बंच ऑफ टैलेंट आपको मिलेंगे ना, इतने सारे लोग मिलेंगे जिनका कोई हद नहीं है। तो आप शहर एक्सप्लोर करिए, लोगों को पढ़ना सीखिए, उनके बारे में जानना सीखिए, क्या है, कैसे है, अच्छी-अच्छी चीज़ों को पढ़िए, नेट का अच्छा इस्तेमाल करिए, जो भी कंटेंट आपको पसंद आता है उसको कंज़्यूम करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कंज़्यूम करिए एंड देन अपने आप को देखिए, अपने अंदर झाँकिए कि आप क्या हैं पर्सनैलिटी, आपके अंदर क्या सबसे ज़्यादा है। सरकाज़्म बहुत है, सोशल मुद्दों पे बात करने का कुवत बहुत है, या कुछ भी, एनीथिंग, आप कुछ भी करिए बट करिए। और फिर उसके बाद आप प्रोड्यूस करिए और अच्छा-सा वीडियो बनाइए, उसको लोगों को दिखाइए और हो सकता है कि कोई भी रेडियो चैनल आपको फिर पिक कर ले, "अरे यार! इसका कंटेंट तो बड़ा मज़ेदार है, आ जाओ भाई, हमारे साथ शेयर करते हैं अब।" तो ऐसा। रा राइट।